सो हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एंड आज का जो ये क्लास है, पहले अगर आप पहले बीसीए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आप बीसीए सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर आप बीसीए फोर्थ स्टार्ट है सेमेस्टर रिकॉर्डिंग। में हैं, ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं तो जो जानकारी हम देने वाले हैं ये आपका काम का है। बीसीए सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड क्या है भाई लास्ट वर्ड? डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। बेसिकली इसको सब लोग क्या बोलते हैं, खुशी से क्या कहते हैं? अबे जी कैसे लिखते हैं हम उसी लोग? से स्टार्ट करते हैं। एबीसीडी भी भूल रहे हैं। इसको खुशी से हम लोग सैड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत खुशनुमा सब्जेक्ट है, बट इसका थोड़ा नाम गड़बड़ हो गया है। बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट दिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। आप लोग को पता है एगो टॉपिक है जो बीसीए सेकंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है, फोर्थ में भी आता है। उसको हम लोग बोलते हैं ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस क्लास में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप लोग जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, वो भी इसको प्रेम से पढ़िएगा। फोर्थ वाले भी प्रेम से पढ़िएगा कि एग्जाम देना है। सेकंड वालों को तो खूब प्रेम देना है कि सेकंड में भी काम आएगा, थर्ड में भी काम आएगा, फोर्थ में भी काम आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग प्यार से एस ई बोलते हैं, सी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आप लोग कोई फोर्थ में होंगे, कोई सेकंड में होंगे, कि जिनको पता ही नहीं होगा कि आप किस पे हैं। जैसा होता है ना, कुछ लोग बोलता है आई एम मेल, कुछ लोग बोलता है फीमेल, और कुछ लोग बोलता है आई एम जस्ट फिगरिंग आउट। तो हो सकता है कि आप फिगरिंग आउट में होंगे। नेक्स्ट, मतलब इस केस में, सेमेस्टर के केस में, उधर नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 6 ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जो लगभग दोनों में सेम है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अच्छा, एक थोड़ा सा ना बेसिक आइडिया लेते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ये आपको बताना चाहता है कि कोई भी सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम के बारे में कॉमन मतलब एक साधारण बात है कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। क्लियर? सिस्टम क्या है? कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिलावट है जिससे कि हम लोग एक कॉमन गोल अचीव करना चाहते हैं। डिड यू गाइस गॉट इट? गुड। तो अब सिस्टम में आप बहुत सारा चीज पढ़े होंगे। हर सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होता है कि हर सिस्टम में एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बीच में प्रोसेस होता है, ठीक है। उस पर फीडबैक होता है, और भी फिर उसका इन्वायरमेंट होता है, फिर उसका बाउंड्रीज होता है। ऐसा बहुत सारा चीज होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये सब बात इसमें आपको पढ़ना था, ठीक है, कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का कंपोनेंट्स, टाइप्स वगैरह। उसके जस्ट बाद आपका टॉपिक शुरू होता है एस डी एल सी। एस डी एल सी क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सॉफ्टवेयर साइकिल। डेवलप। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनको शुरू में सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर पढ़ने के जस्ट बाद उनको भी क्या पढ़ना है? एसडीएलसी। एसडीएलसी का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये दोनों में यहां से कॉमन कहानी शुरू हो जाता है। क्लियर है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। गधा फिर आ गया यार बेवकूफ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं। तो इसमें हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं, आप लोग भी मेरा हौसला बढ़ाइएगा। सबसे पहला क्या है? सॉफ्ट ये बेसिकली एसडीएलसी होता है क्या है? कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज करते हैं। मतलब उसको बनाना, सॉरी क्या कहते हैं, उसका रिक्वायरमेंट समझना, उसको डेवलप करना, मेंटेन कर, टेस्ट करना, मेंटेन करना, इन सब का क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। क्लियर है सबको? सबसे पहला स्टेप क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन्स एग्जैक्टली? इसमें यह पता करना होता है कि
जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, फिर उसके बाद नए सिस्टम्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट का जरूरत है और नया सिस्टम कैसे काम करेगा। क्लियर है पहला स्टेप एसडीएलसी का। दूसरा क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब डिजाइन बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बोल दीजिए। कोडिंग भी इसी में आता है क्या कि उसको अलग लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को ही शायद कोडिंग बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद आपका क्या है, डिप्लॉयमेंट। इसमें डिप्लॉयमेंट प्लानिंग समझते तो हैं लिखने नहीं किए, क्या, इसमें प्लानिंग तो लिखने नहीं किए हैं। क्या नहीं लिखे, प्लानिंग प्लानिंग। ये प्लानिंग कहाँ होता है, कौन से मतलब सेमेस्टर में है, टेस्टिंग से पहले कोडिंग होगा। अरे इम्प्लीमेंटेशन लिखा ना, वो वही बात है। क्लियर है। अब देखिए, एक्चुअली इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल देते हैं, सॉरी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दोनों का भी कभी बोलते रहता है। क्लियर है। तो फाइनली ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान एक हम लोग प्यारा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऐसा समझिए जब पूरा रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं ना तो उसको हम उसके बेसिस पे हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसमें सिस्टम का क्या होता है, सॉरी, उसमें सिस्टम का होता है एफ आर, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या फंक्शनैलिटीज चाहिए, एग्जाम का रिजल्ट चेक का फंक्शनैलिटी चाहिए, एडमिशन का फंक्शनैलिटी चाहिए, लाइब्रेरी का फंक्शनैलिटी चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए। दूसरा होता है नॉन फंक्शनल रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट्स। एसआरएस डॉक्यूमेंट इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है, हाँ इसके बारे में बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं कि एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या है, सब सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखा होता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब बेसिक क्या क्या फंक्शनैलिटीज फीचर्स चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होता है जैसे कि सिक्योरिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, ठीक है, फिर और क्या होता है, मॉड्यूलरिटी होना चाहिए, मतलब बेसिक जो डायरेक्ट फीचर्स नहीं बट एडिशनली रिक्वायरमेंट चाहिए। हाँ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो सब। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट को एक और बात कहा जाता है, इट एक्ट्स एज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट। क्या ये बात समझ में आया। अगर आप किसी का सॉफ्टवेयर बनाने का ठेका लिए हैं, ठेका थोड़ा मजदूर जैसा लग रहा है, प्रोजेक्ट लिए हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, तो इट साउंड्स लाइक कि आपको उसके और आपके बीच में एक पहले से डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जिसमें लिखा जाए कि ये फीचर होगा। नहीं तो पता चले कि आप कुछ फीचर बना दिए और बाद में आपका सिर फोड़ा है कि नहीं इसमें ये वाला डाल के दो, तो आप बोलेंगे कि इसका बात नहीं हुआ था। आप लोग को वो कहानी याद है कि हमारे घर में एक तो शादी था, तो होता ना हलवाई बावर्ची, तो उसको बोला गया शादी के बीच में कि सलाद काट दीजिए, तो वो अचानक से अपना पर्ची लेके आ गया, बोला सलाद का तो बात नहीं हुआ था। उस समय वो काटने को ही तैयार नहीं था, बोला सलाद का बात नहीं हुआ था। तो ये मीम बन गया मेरे गांव में, मतलब कभी भी कोई चीज किसी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं रहता है ना तो गांव में सब एक बात हुआ है, सलाद का तो बात नहीं हुआ था। तो वो चीज अभी समझ अंडरस्टूड में था आया सर। लेकिन वो थोड़ा डॉक्यूमेंट को ज्यादा फॉलो करता, तो बोला इसमें बात हेलो नहीं हुई। हेलो, हाँ समझ में नहीं आया क्या समझा रहे थे। इतना आसान बात नहीं समझ में आया। क्या आप में से कोई महान आत्मा है जो ये समझा सके। देखे ही नहीं है, फिर से बोलिए ना, रिपीट कीजिए क्या समझा रहे थे। एसआरएस के बारे में बात कर रहे थे। एसआरएस क्या होता है, एसआरएस क्लाइंट
कि जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है और डेवलपर जो प्रोजेक्ट बना रहा है, इन दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? SRS। SRS। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है दोनों में। डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी रिक्वायरमेंट्स SRS में लिखा गया है वो उसको इम्प्लीमेंट करके दे, और क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फालतू ना बोले, बाद में ये नहीं कहे कि इसमें कुछ सितारा लग जाता तो अच्छा होता। तो डेवलपर कोई लाइक सलाद का बात नहीं हुआ था। मतलब इतना देर में सिर्फ इतना ही SRS समझाएं। तब घबराइए मत, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। अरे हमको पता है बहुत छोटा सा सिलेबस है, बस नहीं, आपको हम आइडिया मिल जाए तो 20 मिनट बाद थ्योरी बताएं, रटना इसका आसान है। समझेंगे। तो सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग एक SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके अलावा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक और चीज होता है, पता है क्या? SRS डॉक्यूमेंट बनाने से पहले भी एक चीज हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? FS। किसी को पता है FS क्या होता है? फिजिबिलिटी वाह 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 वाह। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज फिजिबल है कि नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे हम बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे ले आएंगे, तो वो बोलेगी दिस इज नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल मतलब क्या? ये साध्य नहीं है, संभव नहीं है, तुम हवाई बातें कर रहे हो। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है हम लोग प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि इज दिस प्रोजेक्ट रियली फिजिबल और नॉट। क्या ये बात समझ में आया? जैसे आप बोलें कि हम लोग एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो रेस्टोरेंट के किचन से लेके टेबल तक खाना लेके जाएगा, इज दिस रियली फिजिबल? अब बात है कि कितना तरह का फिजिबिलिटी स्टडी होता है। ठीक है, तो एक तो होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इसका मतलब ये देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो ऑपरेशनल हो पाएगा कि नहीं। फिर होता है एक, क्या होता है, शेड्यूल फिजिबिलिटी, यानी कि आपके पास उतना टाइम है, उतना शेड्यूल में स्लॉट अवेलेबल है कि आप उस प्रोजेक्ट को कर पाएंगे। एक होता है TF, टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या आपके पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है या नहीं है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि क्या वो चीज इकोनॉमिकली पॉसिबल है कि नहीं है। और एक क्या होता है, लीगल फिजिबिलिटी। मान लीजिए आप एक ऐसा वेबसाइट बनाएं जो कि क्या करेगा कि सबको क्रिकेट मैच दिखाएगा, मात्र 10 रुपया दो और क्रिकेट मैच देखो। ठीक है, और इससे तो फ्री हो जाता है। क्रिकेट मैच छोड़िए, आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएं, एक ऐसा वेबसाइट बनाने का सोचें जिसमें कि सारा जितना भी मूवीज वगैरह आता है वो लेटेस्ट चल जाए। कोई भी बुक आए उस पर फ्री में मिल रहा है। किसी भी, क्या बोलते हैं, OTT पे कोई सीरीज आए आप उस पर फ्री पे दिखा रहे हैं, तो क्या ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल चल सकता है। क्या ये मतलब क्या बोलते हैं, शेड्यूल फिजिबिलिटी, आपके पास टाइम है बनाने के लिए? हाँ बना सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी क्या क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, सर्वर चाहिए, हाँ टेक्निकल भी है। इकोनॉमिकल, मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, बट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट लीगली फिजिबल, मतलब लीगल नहीं है कि किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट आप दोबारा इसे फ्री में बांट रहे हैं। डिड यू गाइस गॉट इट? If a project is said to be feasible if and only, अगर वो चीज लीगली फिजिबल हो, यानी लीगली उसमें कोई दिक्कत ना हो, ऑपरेशनली फिजिबल हो, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। वो चीज ऑपरेशनली फिजिबल हो। ठीक है, ग्रामर तो समझते हैं ना, फिजिबल का मतलब संभव है या नहीं है, फिजिबिलिटी का मतलब कि ऑपरेशनली फिजिबिलिटी है या नहीं है, शेड्यूल वाइज फिजिबिलिटी है या नहीं है, टेक्निकल वाइज एंड या फिर इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। क्या ये बात याद हुआ? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये सब हम मतलब कोई किताब देख के नहीं बता रहा है, ये मेरे बुद्धि में इतना ही याद है। ठीक है, और हम जितना बता रहे हैं ना उतना से हम किसी भी सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। तो SRS डॉक्यूमेंट आप लोग समझ गए क्या होता है? देखिए वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी बात है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है भाई? क्लाइंट और डेवलपमेंट के बीच में। अब तक आप क्या क्या समझे? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दो सबसे मेन काम करते हैं, एक तो फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक बात छूट गई,
ये प्रेम भरी बात बची हुई है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या क्या चीजें करते हैं हमको समझना है। हम लोग जनरली दो चीजें करते हैं। पहला क्या, स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या ये बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप क्रांतिकारी हो गए, बोले ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे, मुजफ्फरपुर जाके एग्जाम देने में बहुत दर्द होता है, तो आप एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का प्लान किए। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा ऐसा सिस्टम बनाने के लिए? ओल्ड सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा कि अभी जो एग्जामिनेशन सिस्टम वो कैसे काम करता है। बच्चा सब 4 नदी 17 पुल पार करके मुजफ्फरपुर पहुंचता है, वहां जाके एग्जाम देता है, जहां 40-50 लोग उन लोगों पे भेड़ बकरी की तरह नजर रखता है। फिर उसके बाद मतलब इतना सारा संघर्ष के बाद एग्जाम होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या ये बात समझ आई? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करते हैं, स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट चीज क्या, हाँ ये भी चीज समझना है कि रोल नंबर आपका मतलब रोल नंबर से आप हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट का एक फॉर्म फिलअप होता है। एग्जाम में हर स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, एक आंसर शीट दिया जाता है जिसपे वो अपना आंसर लिख सकता है। तो आप कुछ ऑनलाइन सिस्टम इससे रिलेटेड डेवलप करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, डिफाइन द गोल्स एंड बाउंड्रीज भी आप बोल दीजिए। अभी के लिए हम सिर्फ गोल्स लिख रहे हैं, गोल्स ऑफ न्यू सिस्टम। ये तो ये न्यू सिस्टम हो गया, न्यू का स्पेलिंग भी उल्टा लिखा जा रहा है। थोड़ी देर पहले हम जी लिखना भूल गए थे, हम ऐसे कर रहे हैं कि जी कैसे लिखा है। मानसिक संतुलन हमको लग रहा है बिगड़ रहा है। आप लोग एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम एक दुकान पे गए, ठीक है, मतलब मेरा ही दुकान था, तो कोई बंदा आया, हमको 500 रुपए का नोट दिया, ठीक है, और हमको बोला 500 रुपए ऑनलाइन भेजिए, तो हम उसको 500 रुपए ऑनलाइन दे दिए। फिर वो हमको बोला कि नहीं हमको 100 रुपए वापस चाहिए, मतलब 100 रुपए हमको वापस कैश में चाहिए। तो हम उसको वापस एक 100 का नोट, हम उसको एक वापस 100 का नोट दिए, ठीक है, और फिर वो हमको ऑनलाइन 105 रुपए 150 नहीं 105 रुपए दे दिया। और हम अभी तक मेरे दिमाग में ये क्लियर नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि हम उसको ठग लिया वो मेरे को ठग लिया, और हम चुपचाप जल्दी जल्दी में आ गए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा कुछ इसमें स्कैम हुआ है? नहीं समझ में आया ना? हमको नहीं आता। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, हाँ, तो 1% अपना कट बना हुआ। चलो फाइनली हम प्रॉफिट में आए, हम सोचे नहीं थे कि क्या होगा इसका। सो दिस वाज द राइट रिक्वायरमेंट एनालिसिस में समझे दो मेन इंपॉर्टेंट काम है। एक स्टडी करिए ओल्ड सिस्टम को कि ओल्ड सिस्टम कैसे काम करता है, कैसा उसका एनवायरनमेंट है, क्या क्या बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज मतलब क्या क्या स्कोप है, और कैसे ये एक्सटर्नल सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। उफ, बाल ठीक से नहीं रह रहा है, पंखा चल रहा है। हाँ, और दूसरी चीज नए सिस्टम का क्या क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा वो डिफाइन कर दीजिए। क्लियर है? अब बात करते हैं डिजाइन में क्या क्या होता है। तो देखो दोस्त, सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या? बिल्कुल चालू है, रिकॉर्डिंग तो हमेशा ही चालू होता। पहला बात सबको समझ में आया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जो जो जरूरी बातें थी हम बताएं आप लोग को। क्लियर लग रहा है कि नहीं? अरे इसका अंडा ऊपर रह गया, आओ बेटा नीचे आओ, कवर करो इसको। तो बात करते हैं नेक्स्ट का। थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के रखेंगे क्योंकि सही रहना चाहिए। सिस्टम डिजाइन जो है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन सच सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कीजिए, मतलब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स को, जिससे कि कंप्लीट गोल आइडेंटिफाई हो जाए। क्या ये बात समझ में आया? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान नए सिस्टम के लिए जो जो गोल्स आपने डिफाइन किए थे उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाए ऐसा एक सिस्टम बनाइए। समझ में आया? बीबीए वाले प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ते हैं सिस्टम डिजाइन की जगह, कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि दिए गए रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? डिजाइन सच सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम बनाइए
दैट सेटिस्फाइज, अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट आपने बनाई है उन सबको रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ध्यान रखना बाबू, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला है कोपलिंग, सॉरी कपलिंग बोलते हैं इसको, ऐसा कपल वपल वाली बात नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है आप लोग समझेंगे। सिस्टम डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं, ठीक है, जिसका जो कि गिवन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पाए, और इसमें हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं, कंपोनेंट्स की क्या क्या कंपोनेंट्स होगा, कंपोनेंट्स बोलिए या मॉड्यूल्स बोलिए कि क्या क्या मॉड्यूल्स होगा, एंड देयर इंटरेक्शन। क्या ये बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सिस्टम डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जो कि गिवन रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा हो, एंड जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं कि सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट्स होगा, क्या क्या मॉड्यूल्स होगा, और वो सारे मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर है? साथ में ये भी डिफाइन करते हैं कि आपका ये सिस्टम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा है जो अब तक का कहानी भूल गया है? लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग दो चीजें करते हैं, ओल्ड सिस्टम को समझते हैं कि वो मतलब क्या क्या है, उसका स्कोप है, बाउंड्रीज है, कैसे वो काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स। फिर एक नए सिस्टम का गोल्स डिफाइन करते हैं कि जो नया सिस्टम बनेगा उसका क्या क्या गोल्स होगा। इस चीज को करने के दौरान हम लोग दो एक्स्ट्रा चीजें भी करते हैं, एक होता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, समझना कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। लीगल फिजिबिलिटी मतलब वो लीगली फिजिबल है या नहीं है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा ऑपरेशनली। ऐसा तो नहीं हो कि आप ऐसा सिस्टम बनाए, पता चले 4 लोगों के लिए बनाए थे, अब रियल रिक्वायरमेंट में 400 लोग आ गया, तो ये ऑपरेशनल नहीं रह पाएगा। अच्छा रहेगा गाइस, लाइव मर्डर कैमरे के सामने 41 लोगों के सामने एक बेजुबान का जान ले लिया। हे ऊपर वाले, माफी कर दीजिएगा हमको इसके लिए। तो कपलिंग एंड कोहिजन पे इससे पहले कि हम कूदें, थोड़ा थोड़ा हम पीछे का कहानी सुनाते हैं। शेड्यूल फिजिबिलिटी, ये सब याद है कि नहीं याद है भाई? इसके बारे में एक बार और लिख देगा। लीगल फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि क्या ये प्रोजेक्ट लीगल है, फिर हम जी लिखना भूल गए हमको लगता है, इनको एक्सट्रीमली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बहुत छोटे छोटे चीज हम भूल रहे हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी मतलब क्या है, क्या ये चीज ऑपरेशनल रहेगा या नहीं रहेगा। शेड्यूल मतलब क्या ये डेवलप करने के लिए उतना टाइम हम लोग के पास है या नहीं है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या इस चीज को बनाने के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। जैसे आप बोल दिए कि एक ऐसा मशीन बनाएंगे ना जो जमीन में कहीं भी चलेगा, ऐसा जमीन में यहाँ से घुसा देंगे और अंदर अंदर धरती खोदते चलेगा। इज दैट रियली पॉसिबल? क्या ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जा सकता है? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो धरती को रियल टाइम में खोदते हुए, रास्ता बनाते हुए इधर उधर चलने लगे? पता, अरे धरती में हम बोल रहे हैं, पानी में नहीं, धरती में। तो आपको घर के नीचे ऐसा एक बार जमीन के अंदर घुसे और उसको काटते काटते पता चले रियल में बना दिया तो तूफान ला देगा। जेसीबी वैसा नहीं करता, वो काटते काटते नहीं बनाता। इमेजिन करो कि एक गोल ऐसा ढोलक जैसा बड़ा बना है, ठीक है, वो क्या करे, वो खुद से ही सुरंग खोदते हुए निकलते हुए चला जाए, पता नहीं क्या क्या काट डालेगा वो। टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड लास्ट है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या जो रिक्वायर्ड बजट है वो आपके पास है या नहीं है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, क्या ये बात समझ में आया? So these are the different kind of feasibility study that you need to do before you start the project, right? And once you have done all the feasibility study, you are sure that this project is being feasible. In that case, the next step you have to do, you have to prepare a document called SRS document. And what does this document contain? It has two different parts. First one is functional requirement and second one is non-functional requirement.
What does that functional requirement means? It lists down all the requirements which are like requirement as feature. For example, the student should be able to the student should be able to submit examination form. Examination form should be verified by the university or the administration. And next thing, university should be able to issue the admit card. Student should be able to download the admit cards. एंड देन स्टूडेंट ऑल्सो शुड बी एबल टू अपियर इन द एग्जाम. ये सब फलाना ढिमकाना है भाई. ठीक है. नेक्स्ट, आप लोग हमको पता है बोर हो गए होंगे. कभी कभी ऐसा होता है ना कि चैनल बदल जाता है. कभी कभी अचानक से मोहनलाल से माइकल जैक्सन पे शिफ्ट हो जाता है आदमी. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें. ठीक है. तो एसआरएस डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर. क्लाइंट एसआरएस से ज्यादा नहीं मांग सकता और डेवलपर उससे कम नहीं दे सकता. जितनी लिखी है, सलाद का बात नहीं हुआ है तो सलाद नहीं कटेंगे. गॉट इट? आपको याद है मम्मी जी सलाद का बात नहीं? मम्मी को भी हमको याद है कि वो बोल दिया था कि सलाद का बात नहीं हुआ है. हाँ, मखिंदर बोला था. उसका नाम भी पता है, महेंद्र नहीं था, मखिंदर था. म और ख से खरगोश वाला मखिंदर. तो उसके पिताजी को भी क्रिएटिविटी सोचा, महेंद्र नहीं सर, मखिंदर रख दो. मक्खी का मतलब कुछ रिलेटेड नाम रखा गया. तो अब बात करते हैं सिस्टम डिजाइन के बारे में. व्हाट डज दैट सिस्टम डिजाइन मींस? कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना एंड न्यू सिस्टम का कंपोनेंट्स डिफाइन करना, और वो कंपोनेंट्स का यहाँ पे हम इंट्रैक्शन लिखा है, साथ में उसका अरेंजमेंट कैसे होगा. वो कंपोनेंट्स का हायरार्कियली एक के नीचे एक ऑर्गेनाइज होंगे, या फिर वो नेटवर्क के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होंगे, या फिर वो कंपोनेंट सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होंगे. ये सारा चीज किस चीज का पार्ट है? सिस्टम डिजाइन करने का पार्ट. क्लियर है? इसी में दो चीजें दो क्या कहते हैं उसको, सुंदर सुंदर वर्ड है. पहले को बोलते हैं कपलिंग और दूसरा है कोहिजन. एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सॉफ्टवेयर में कपलिंग कम से कम होना चाहिए और कोहिजन हाई से हाई होना चाहिए. क्या ये बात समझ में आया? अच्छा सॉफ्टवेयर के लिए लो कपलिंग और हाई कोहिजन अच्छा होता है. अब आप बोले कपलिंग कम करेंगे, कोहिजन ज्यादा रखेंगे, बट ये है क्या कपलिंग और कोहिजन? कपलिंग ये है, कपलिंग होता है डिपेंडेंसी ऑन वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल. कपलिंग का मतलब क्या है? कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है. क्या ये बात समझ में आया? कपलिंग सिंपली मीन्स हाउ अ मॉड्यूल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर मॉड्यूल. जैसे मान लीजिए अगर ए डिपेंड करता है बी पे, मतलब बी से कुछ आउटपुट मिलेगा तब ए काम करेगा, और बी डिपेंड करता है सी पे, और सी डिपेंड करता है डी पे. बाप रे बाप, इतना ज्यादा कपलिंग की अगर डी क्रैश हुआ तो मान लीजिए सी भी काम नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा, ए भी नहीं काम करेगा. इज दिस रियली अ गुड थिंग? क्या ये डिपेंडेंसी सही है? नो, नो, ये चीज ठीक नहीं है. यस क्या है? अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना पाए इन दैट सिस्टम कि आपका एक मॉड्यूल हो ए और ये किसी एक ही पे डिपेंडेंट हो, तो दैट्स कम थोड़ा थोड़ा ओके. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आप ऐसा कर पाए कि हर मॉड्यूल अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, देन ऑल्सो इज गुड थिंग. क्या ये बात समझ में आया? कपलिंग मीन्स मॉड्यूल का डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं होगा. क्या ये आप लोग को बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, अपने सिस्टम में जो डिपेंडेंसीज है वो एज लो एज पॉसिबल हो, यानी कपलिंग शुड बी लो. फॉर अ गुड सिस्टम डिजाइन यू शुड ऑलवेज कीप लो कपलिंग. गिव मी अ थम्स अप. बात करते हैं कोहेजन का. तो कोहेजन का मतलब होता है, जो कि बहुत हाई होना चाहिए, कोहेजन मतलब मल्टीपल ग्रुप्स कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉमन गोल को अचीव कर पा रहे हैं. सॉरी, मल्टीपल कंपोनेंट्स कितने अच्छे से किसी एक कॉमन गोल को अचीव कर पा रहे हैं. क्या ये बात समझ में आया? यानी कि आपका कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, आप इसको एलिमेंट ए एलिमेंट बी भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी भी बोल सकते हैं. तो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी कितना अच्छे से अपना गोल पे मतलब एक साथ
ऑर्गेनाइज होके एक साथ गोल पे काम कर रहा है, इसी चीज को बोलते हैं कोहिजन। सो इन योर सिस्टम कोहिजन शुड बी हाई एंड कपलिंग शुड बी लो। क्या ये बात समझ में आया? कपलिंग मतलब क्या समझे? ऐसे मतलब समझिए कि आप किसी प्रोजेक्ट में, कंपनी में कोई प्रोजेक्ट बनाए, उसमें बहुत सारा कपलिंग है कि जब तक वो नहीं काम करेगी वो नहीं करेगा, जब तक वो नहीं काम करेगा फिर वो नहीं काम करेगी, वो नहीं काम करेगी तो वो नहीं काम करेगा। इफ ऐसा डिपेंडेंसी है तो बहुत ज्यादा कपलिंग अच्छा बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? और कोहेजन मतलब कि ज्यादा लोग बहुत ज्यादा कोहेसिव होके, यानी भले ही वो अलग अलग मॉड्यूल है बट कॉमन गोल पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आया कि फिर से बताएं? फॉर अ गुड सिस्टम कपलिंग शुड बी ऑलवेज लो एंड कोहेजन शुड बी, हम ये नहीं कह रहे दो चलेगा, ट्राई तो करना है कि एज मिनिमम एज पॉसिबल रखा जाए। सबसे बेस्ट तो यही है कि कोई कपलिंग हो ही ना। अगर एक मॉड्यूल पे दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, दैट इज अ कपलिंग, कि ए और बी क्या है, कपल्ड है। समझते हैं ना, कपल्ड, कि हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं, मतलब ये नहीं खाएगा तो ये भी नहीं, ये नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। तो कम से कम हो, आपके ऑफिस में जितना कम कपलिंग होगा ना, आपका काम उतना अच्छा होगा। और आपके एम्प्लॉयज के बीच में क्या होना चाहिए, कोहेजन होना चाहिए। क्या लिख रहा है, कोहेजन। अरे मतलब इस दोनों वर्ड को, वर्ड थोड़ा सुनने में अच्छा एक जैसा लगता था इसलिए हम साथ में पढ़ा दिए। इन रियलिटी मतलब ये थोड़ा सा वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि कपलिंग कोहेजन दोनों साथ में, मतलब दोनों को आप पैरेलल करके सोचने की कोशिश करें। आपको ट्राई यही करना है कि सिस्टम बनाते टाइम एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे या दूसरे का तीसरे पे जितना हो सके मॉड्यूल मॉड्यूल के बीच में डिपेंडेंसी कम रखें, ऐसा समझो। कपलिंग मतलब मॉड्यूल मॉड्यूल के बीच में डिपेंडेंसी जितना हो सके कम से कम रखिए, बट जब बात आए मॉड्यूल मॉड्यूल को साथ में काम करने की, तो वो चीज जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा रखना है। क्या ये बात समझ में आया? अब चार मॉड, ऐसा नहीं है कि जरूरी अगर चार मॉड्यूल एक दूसरे पे चेन में डिपेंडेंट है तो ये गलत बात है, जरूरत पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। समझें, अगर जरूरत पड़ेगा कि अगर ये मॉड्यूल इस पर डिपेंडेंट, ये मॉड्यूल इस पर, बनाना पड़ता है ऐसा, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि चारों मॉड्यूल अगर कपल्ड है तो ये कोहेसिव भी हो, यानी कि बहुत ज्यादा कोहेसिवली काम कर पाए। क्या ये दोनों वर्ड समझ में आया कि हमको 15 मिनट और इस पे भाषण देने की जरूरत है? बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। तो इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोडिंग। कोडिंग से पहले एक और चीज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम नहीं मेंशन किया है, इसी में आपका ये भी आ जाता है, ठीक है। मॉड्यूल्स को डिफाइन करना, मॉड्यूल्स को डिजाइन करना, मॉड्यूल्स का इंटरेक्शन डिजाइन करना, ठीक है। क्या फोर्थ में बोल रहा हूं, टॉपिक कवर कीजिए सर, ये कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है, नहीं है क्या कपलिंग कोहेजन? मान ही नहीं सकते, एक मिनट रुको तो भाई, बुलाने दो उसको। हाँ कौन सर सा पूछता ही है। अरे सैड में नहीं पूछा होगा, मान ही नहीं सकता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी पूछा होगा। आप लोग नहीं पढ़े हैं कपलिंग को? यार कपलिंग कोहेजन है कि नहीं है, पहले हमको देखने भी दीजिए। सही लोग नहीं डाला है कपलिंग कोहेजन, बट पूछ लेगा एग्जामिनर के कुछ मन मूड के ऊपर पूछ लेगा। बस याद रखिएगा कपलिंग कोहेजन क्या होता है, ठीक है। और भी इसमें कुछ टर्म हमको लगता है, ये डेटा डिक्शनरी, हीपो, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, ईआरडी। डेटा डिक्शनरी हम बताएंगे, इसको बताएंगे कहाँ आएगा, ठीक है। डेटा डिक्शनरी आपका प्रिपेयर होता है किसके साथ, इसी के साथ,
डेटा डिक्शनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डेटा डिक्शनरी आपका बनाया जाता है किस चीज में? अरे तो सिस्टम डिजाइन में तो हम बहुत सारा चीज भूल गए। सिस्टम डिजाइन में तो बहुत सारा चीज बनाना था। आपको डीएफडी बनाना होता है, इसी में आता है। आपका जो ईआरडी होता है ये सब इसी में आता है, ठीक है। ये किस में बताया हुआ है? ये डिजाइन मैंने एनालिसिस में बताया हुआ है। हाँ, ये सब वैसे लिखो। एक मिनट में वो कंफर्म करने दीजिए। डज in SDLC requirement analysis and दूसरा क्या था? System design from in which English पता नहीं हम क्या लिखे हैं। I should put DFD ERD बस। एक मिनट, हमको थोड़ा, हाँ तो ये डिजाइन फेस में डाल दो, ठीक है। तो एक तरह से सिस्टम डिजाइन फेज का ही पार्ट है। हमको सही लग रहा था। ये ईआरडी या डेटा डिक्शनरी सब सिस्टम डिजाइन फेज में बनाते हैं। क्लियर है? गाना बजा रहा है। डेटा डिक्शनरी ये सब टूल्स नहीं है, ये बस डेटा डिक्शनरी होता है ना कि जब आप डेटाबेस बनाने जाते हैं तो आप अपने डेटाबेस का क्या बनाते हैं, सारा टेबल्स और उनका क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और उन एट्रीब्यूट्स का क्या क्या डेटा टाइप है, इसका एक डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डेटा डिक्शनरी को एक चीज बोलते हैं, मेरा मास्टर जी बोलते थे, दिस इज अ मेटा डाटा ऑफ योर, ये क्या है, मेटा डाटा है। यानी कि मेटा डाटा वर्ड का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी आपका डेटा के बारे में जानकारी। तो डेटा डिक्शनरी में यही होता है कि आपका क्या क्या टेबल्स होगा, क्या क्या कॉलम का नाम होगा, उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या होगा, व्हाट कंस्ट्रेंट्स शुड बी अप्लाइड ऑन देम। तो ये सब मेटा डाटा में आता है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? सर सॉन्ग भी चले हुए हैं। अरे तो दूसरा क्लासरूम में सॉन्ग नहीं चल रहा है, किसी के बगल में पूजा है और हम घर से क्लास लेते हैं, आप लोगों को पहले से पता है, तो इसलिए वो मतलब क्या बोलते हैं, पवन सिंह का पूजा कर रहा है, होता है। अरे बाजा आता है तो भगवान का पूजा 2 घंटा होता है, बाकी 22 घंटा पवन सिंह और क्या है वो मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का कौन नहीं सुनता है? मनोज तिवारी का तो हम सुनते थे, रिंकिया वो क्या नाम, मंगरुआ भी मारवा, वो सब गाना है बढ़िया। तो इम्प्लीमेंटेशन में जनरली हम लोग कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं, बाकी डीएफडी डेटा डिक्शनरी ये सब सिस्टम डिजाइन का आता है। तो क्या आप लोग कपलिंग कोहेजन समझ ही गए? थोड़ा सा डेटा डिक्शनरी के बारे में समझ लीजिए। डेटा डिक्शनरी क्या होता है? इट इज अ डेटा अबाउट डेटा। डेटा डिक्शनरी में क्या क्या मेंशन किया जाता है, बताओ भाई? डेटा डिक्शनरी में क्या क्या मेंशन किया जाता है? पहला चीज, टेबल्स क्या होगा, ठीक है। उन टेबल्स का एट्रीब्यूट्स क्या होगा, टेबल्स या फिर जनरली इसको एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाइड। एक और चीज हम भूल गए, रिलेशनशिप्स क्या होगा, मतलब किस किस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होगा। ये सब क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डिफाइंड होता है। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि डेटा डिक्शनरी से पहले एक चीज हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईआरडी। आप लोग ईआरडी का नाम सुने हैं कभी? ये दोनों सेमेस्टर में पढ़ना है, सीरियस होकर सुनना। ईआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या ये बात समझ में आया? इसमें आपको पढ़ना होता है कि हर सिस्टम में कुछ एंटिटीज होता है, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन सिस्टम में स्टूडेंट एक एंटिटी है, एडमिट कार्ड एक एंटिटी है, एडमिट कार्ड हाँ एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, ये सब क्या है, एंटिटी है। और हर एंटिटी का कुछ एट्रीब्यूट होगा, जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट होता है उसका नेम, रोल, मार्क्स, ये सब क्या है, उसके बारे में जानकारी है।
ठीक है। और एट्रीब्यूट के अलावा होता है एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी में रिलेशनशिप होता है। क्लियर? एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी में रिलेशनशिप होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये जो टेबल है ना, इसी को एंटिटी भी कह देते हैं। यहाँ पे थोड़ा एंटिटीज लिखना ठीक नहीं रहेगा। कभी कभी टेबल को क्या बोल देते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल बोलना है ना, तो उसको स्टूडेंट एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और कभी कभी इसको रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये वर्ड हमको अपने टाइम पे बड़ा कंफ्यूजन रखा लगता था, इसलिए हम आपको पहले ही क्लियर कर दिया। जब भी रिलेशन बोल रहा है तो बेसिकली वो किसी एंटिटी की बात कर रहा है, और रिलेशनशिप बोल रहा है मतलब दो एंटिटीज के बीच में कुछ कनेक्शन बैठ रहा। रिलेशनशिप के बाद आता है आप ईआर डायग्राम में क्या बोलते हैं, एक होता है कार्डिनलिटी। ये सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कार्डिनलिटी, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, ये सब पढ़े होंगे। प्रोसेस कौन सा एंटिटी है? अरे प्रोसेस में भी आते हैं बाबू। तो एक और इस कलाकारी चीज के अलावा है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएफडी। डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ तो भाई। डाटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम। अरे छोड़ो, डेटा फ्लो डायग्राम समझ गए आप लोग। हमको लग रहा है हम जी लिखना भूल गए। गुड। डेटा फ्लो डायग्राम में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें भी होता है एंटिटी। ठीक है, एक एंटिटी होता है और दो एंटिटी के बीच में होता है प्रोसेस। ठीक है। इसके अलावा होता है डायरेक्शन, जिसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी को हमेशा रेक्टेंगल से, प्रोसेस को सर्कल से, इसको डायरेक्शन को एरो से। ठीक है, ऐसे करके लिखवाए। और लास्ट एक और चीज होता है डेटा स्टोर। डेटा स्टोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरेलल लाइंस लगा के। क्या ये बात याद हुआ? तो इसमें भी इंटिटी वगैरह जो होता है ना, इंटिटी इसमें भी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को ओवल से, रिलेशनशिप को हमेशा डायमंड सिंबल से, कार्डिनलिटी को हम लोग 1 एंड n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें भी डायरेक्शन होता है या फिर कनेक्शन होता है, तो उसके लिए लाइन का यूज करते हैं। अभी इस सब पे हम बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? और उसी ईआर डायग्राम को यूज करके हम लोग डेटा डिक्शनरी बनाते हैं, और उसी डेटा डिक्शनरी को यूज करके हम लोग आगे एसक्यूएल कमांड्स वगैरह यूज करके, जो 4th सेमेस्टर में है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आरडीबीएमएस पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें एसक्यूएल से वो सब टेबल डेटाबेस में बनाया जाएगा। और जो लोग 2nd सेमेस्टर में है वो 3rd सेमेस्टर में डीबीएमएस पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें भी एसक्यूएल पढ़ना है। तो इससे आपको एक बात पता चला होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग का एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमन है, मतलब मिलता जुलता है। एसक्यूएल नाम का टॉपिक दोनों को मिला के पढ़ाएंगे। क्या यहां तक का कहानी क्लियर है? सिस्टम डिजाइन में कितना सारा रामायण जानना है? पहला है कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है। सिस्टम डिजाइन में कपलिंग कोहिजन क्या होता है? कपलिंग मतलब एक हर जितना हो सके डिपेंडेंसी बिटवीन मॉड्यूल्स कम से कम रहे। ठीक है। एंड कोहिजन मतलब कि दो मॉड्यूल्स या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स का साथ मिलकर काम करने की क्षमता जितनी ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा रहे। ईआर डायग्राम क्या होता है, अब इसमें लिख तो दिए थे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ईआर डायग्राम बेसिकली क्या है आपका, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, जो आपके सिस्टम में जो डेटाबेस बनने वाला है ना, जो भी डेटाबेस बनने वाला है। अब डेटाबेस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब आप अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस चाहिए। और डेटाबेस का पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या ये बात समझ में आया? और ये जो डेटा डिक्शनरी है ये क्या है आपका, मेटा डेटा ऑफ डेटाबेस। क्या ये बात समझ में आया? ईआरडी डेटाबेस बनाने का सबसे पहला स्टेप है, उसी ईआरडी जैसे हम लोग को डेटा डिक्शनरी मिलता है। और डीएफडी इन दोनों में कहीं भी रिलेटेड नहीं है। ये आपका बताता है, क्या बताता है,
फ्लो ऑफ डेटा इन सिस्टम। आई गेस इसको हमको दोनों से पहले लिखना चाहिए। तो आपके सिस्टम में डेटा का फ्लो किस इंटिटी से किस इंटिटी पे होगा, मतलब डेटा का फ्लो कैसे होगा, कौन कौन सा प्रोसेसेस होगा, मतलब प्रोसेसेस आप एक तरह से बोल सकते हैं फंक्शंस, कौन कौन सा प्रोसेसेस होगा, और बस ये क्लियर है। इसमें एक चीज और देखना है, डीएफडी में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर नहीं भाई, लेवल्स ऑफ डीएफडी। लेवल्स ऑफ डीएफडी क्या होता है, क्या को लेवल होता है भाई? एक तो हम लाइन वाला कॉपी लिए और तिरछा तिरछा लिख रहे हैं, ये लोग मने मने बोल रहा होगा कि सर जी को अपने डिस्पोजिशनल राइटिंग लिखते हैं। तो पहला है लेवल जीरो। लेवल जीरो डीएफडी क्या होता है पता है, जिसमें आप एक सिंगल प्रोसेस में पूरे सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं। फिर होता है लेवल वन, जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को मतलब ऐसा समझे ना कि सिस्टम को कुछ अलग अलग छोटे छोटे प्रोसेसेस में बांटते हैं और एक लेवल आगे करते हैं। एक होता है लेवल टू। लेवल टू जो होता है ना, क्या बताएं इसके बारे में। लेवल टू डीएफडी में होता है कि आप जितने भी आपके प्रोग्राम में आगे चल के फंक्शंस बनने वाले हैं, ऑलमोस्ट सबको एक सिंगल प्रोसेस के तौर पे रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? अभी सबका एग्जांपल दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ईआरडी एक डायग्राम है और डीएफडी भी एक डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ शेप सिंबल हम बनाए हुए, घबराइए मत, इस सबको हम समझाएंगे। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आया? देखिए हम पीडीएफ से बताते तो बड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए हम सर स्क्रीन पर ज्यादा कर दीजिए आप अपना वीडियो साइज। मतलब क्या करते दोस्त भाई, हम कंट्रोल नहीं करते हैं कि स्क्रीन आपको कितना बड़ा दिखेगा, वीडियो कितना दिखेगा। आपके मन में आए तो आप स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो वीडियो छोटा ही आएगा। क्या यहाँ तक का कहानी सबको क्लियर है? अब एक बात बताइए, आगे चलें कि इसको रिवाइज करवा दे एक बार? देखिए घबराइए मत, इस सबका प्रैक्टिकल क्लास कल करेंगे एक बार, ठीक है? हाँ तो देखिए एक और चीज है, हम आपको थोड़ा सा टेस्टिंग के बारे में भी याद दिला देना चाहते हैं इससे पहले कि आगे बढ़े, मतलब मजा आते रहना चाहिए। टेस्टिंग जो है ना आपका चार मेटा टाइप डेटा का में होता है। स्टोर क्या क्या होता है एप्लीकेशन का, वो बताइए तो। किस चीज में? मेटा डेटा में मेटा डेटा वर्ड का मतलब होता है ना डेटा अबाउट डेटा। बेसिकली इसको ऐसा समझिए कि मेटा डेटा क्या होता है, आपको आपके डेटा के बारे में जानकारी देता है कि जो भी डेटा रखा गया है वो किस तरह से रखा गया है। क्या ये बात समझ में आया? जैसे कि हर्षित, हर्षित क्या है? हर्षित एक तरह का डेटा है, बट हर्षित क्या है? हर्षित एक नेम है। तो ये जो चीज हुआ ना, इसी को बोलते हैं मेटा डेटा। ये आपके डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, या फिर ये आपको डेटा को डिफाइन कर रहा है कि डेटा है क्या, तो ये डेटा एक नेम है। क्या ये बात समझ में आया? मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? मेटा डेटा सिंपली मीन्स डेटा अबाउट डेटा, आप अपने डेटा के बारे में जो डेटा रख रहा है। नहीं पढ़ने पड़ता? मतलब किसी भी एप्लीकेशन, या जैसे मान ली अगर गेम हो तो गेम का जो मेन डेटा रहता है वो इसी में रहता है। इसका बात का मतलब बस इतना है ना कि गेम बनाने से पहले आप क्या करते हैं, उसमें क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या डेटा होगा, उस सबका एक लिस्ट बना लें। एक कागज पे या एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या डेटा आप उसमें रखने वाले हैं वो सब लिख दें, तो वही आपका डेटा डिक्शनरी है। समझ में आया? डेटा डिक्शनरी के अंदर डेटा नहीं होता है, डेटा डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा होता है, यानी आपके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन कि हाउ योर डेटा इज गोना बी ऑर्गेनाइज, यानी आपका डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होने वाला है, आप क्या क्या डेटा रखने वाले हैं वो सब
आपके डेटा का टाइप क्या होगा, ये सब डेटा डिक्शनरी में लिखा रहता है। समझ नहीं आया? अच्छा मानिए मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, किसी गेम का मेटा डेटा है, अगर उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर उस गेम में क्यों चेंजेस हो जाता है जब मेन डेटा इसमें है नहीं तो? आप कैसे चेंज कीजिएगा डेटा डिक्शनरी को? डेटा डिक्शनरी एक तरह से जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेन डेटा में वो जो डेटा है ना, हम अपना एक नया डेटा बना के मानिए कि वहां हम पेस्ट कर दिए, तो फिर गेम में जो चेंजेस होता है वो कैसे हो जाता है? नहीं कर सकते। पॉसिबल है? आपको पॉसिबल है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेक अ डेटा डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा। मेक अ डेटा डिक्शनरी फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम बोल देते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखिए आपको ये जो दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा क्या। तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डिफाइंस ऑल डेटा आइटम्स, स्ट्रक्चर्स एंड डेटा स्टोर्ड इन सिस्टम। यानी इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या डेटा स्टोर होगा। पहला डेटा स्टोर क्या होगा? मेंबर। और मेंबर के लिए क्या क्या डेटा आइटम लिया जाएगा? मेंबर आईडी, मेंबर नेम, मेंबर का ईमेल, मेंबर का फोन, मेंबर का एड्रेस, मेंबरशिप डेट कि वो कब मेंबरशिप लिया। फिर उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि ये किस चीज के लिए है। ईमेल आपका ईमेल एड्रेस के लिए, फोन कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, रेसिडेंशियल एड्रेस स्टोर करने के लिए, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टोर करने के लिए ये वाला एट्रीब्यूट बनाया गया है। इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेटा साइज क्या होगा, इसमें की कौन सा है, मतलब इसमें बेसिकली प्राइमरी की आगे बताएंगे कभी क्या होता है प्राइमरी की या प्राइमरी एट्रीब्यूट, तो वो चीज। तो आप देख रहे हैं आपके लाइब्रेरी सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या डेटा आपको रखना है, ठीक है, और उसका क्या क्या मतलब क्या क्या। पहले तो डेटा स्ट्रक्चर होगा, एक बुक इशू होगा तो इसके लिए इशू आईडी, बुक आईडी, मेंबर आईडी, इशू डेट, ड्यू डेट, रिटर्न डेट, स्टेटस, ये सब डेटा हमको रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो यही डेटा डिक्शनरी है अबाउट ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को कि और इसमें बताने का जरूरत? कितने लोगों को समझ में आया डेटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा डिक्शनरी में ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके सिस्टम में क्या क्या डेटा होगा, क्या क्या डेटा आइटम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टाइप, उसका साइज, उसका की। मन करेगा तो बना दीजिएगा दोस्त, अगर आप भूलिएगा तो छोटा सा डेटा डिक्शनरी का हम एग्जाम्पल भी बता देंगे। चलिए एक हॉस्पिटल का बना कर देखते हैं। चैट जीपीटी पे कीजिए ना कि बस आसानी से आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको पहले तो पेशेंट स्टोर करने की जरूरत है, डॉक्टर स्टोर करने का जरूरत है, अपॉइंटमेंट सब स्टोर करने का जरूरत है, एडमिशन सब स्टोर करने का जरूरत है, सारा प्रिस्क्रिप्शन यानी जो डॉक्टर पर्ची दिया उसका पर्ची स्टोर करने का जरूरत है, बिलिंग स्टोर करने का जरूरत है, बिल। अब बात है कि सब में क्या क्या चीजें रखेंगे। पेशेंट के लिए आप पेशेंट का आईडी, पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, ये सब रखेंगे। अब मोबाइल पेशेंट आईडी क्यों रख रहे हैं? तो ये हर ताकि पेशेंट का एक यूनिक आईडी दे पाए, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर के लिए क्या क्या रखेंगे? हर डॉक्टर का एक आईडी, हर डॉक्टर का नाम। आईडी रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो डॉक्टर का नेम सेम होगा तो पहचान कैसे आएगा? कैसे भेज देंगे राहुल सर के पास जबकि दो राहुल सर है? पेशेंट जाके वहां बौड़ा जाएगा, बोलेगा राहुल सर कौन है, कोई बोलेगा इसमें जाइए, कोई बोलेगा इसमें जाएगा, पेशेंट बोलेगा हम पहले पागल खाने जाएंगे। तो दैट शुड नॉट हैपन। इट्स बेटर कि हर डॉक्टर का एक आईडी हो, बता दे कि डॉक्टर आईडी 555 के पास जाइए, और वो किसी दो डॉक्टर का सेम नहीं हो सकता। ये हम लोग जब भी नया डॉक्टर ऐड करेंगे तो उस टाइम में ध्यान रखेंगे। फिर अपॉइंटमेंट के लिए आप हर अपॉइंटमेंट का एक आईडी होगा, पेशेंट आईडी भी इसमें एडेड रहेगा। ये एक तरह से पेशेंट आईडी मतलब पेशेंट वाले डेटा से बिलोंग करेगा कि किसी भी पेशेंट का आईडी रख लीजिए कि अपॉइंटमेंट किससे रिलेटेड है। क्या ये बात समझ में? डॉक्टर आईडी मतलब ये किस डॉक्टर को गया है, और इसको फॉरेन की वगैरह बोलते हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग डेटा डिक्शनरी समझेंगे क्या होता है? अरे कुछ सेट ऑफ टेबल्स होता है बस। नहीं आया समझ में? क्या करेगा ये? आप बताइए आशीष बाबू, आपको नहीं लग रहा कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं तो उससे कुछ कंप्लीटली अनरिलेटेड चीज है ये? देखिए इसमें ये है तो अलग ही। हाँ
वही चीज जरूरी था हम बताना। उसका वीडियो बना के हम आपको नहीं, वीडियो बना के हम देंगे आपको 1 से 2 देखिए दिन आप में। जो बता रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट का नहीं था, बस हमको यही लगा, इसलिए हम थोड़ा इस पे इन डेप्थ गए हैं। क्योंकि नहीं, देखिए वो इसमें गेम डेटा डेवलपमेंट डिक्शनरी का में है। कोई डेटा नहीं है, ठीक है, आप कुछ डेटा है ही नहीं। ये एक तरह का क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है या फिर आपके पूरे डेटाबेस का फॉर्मेट है। डेटा डिक्शनरी को ऐसे याद कर लीजिए कि आपके पूरे डेटाबेस का फॉर्मेट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे कोई स्कूल खोलते हैं ना, तो एडमिशन होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं कि विद्यार्थी का नाम, रोल, ये सब रखेंगे। फिर अलग अलग कोर्स बनाएंगे, हर कोर्स का एक नाम होगा, हर कोर्स का एक प्राइस होगा, हर कोर्स का एक आईडी होगा, हर कोर्स के लिए एक डेडिकेटेड टीचर होगा। समझे कि नहीं? तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा? ऐसा थोड़ा वजन से बोलेंगे ना, तो जिसको नहीं भी आ रहा होगा वो भी डर से बोले ये सर समझ में आ गया। समझे? हम लोग का मास्टर ऐसे पूछता है, सब समझ में कि नहीं आया? बोला है पापा को, हम लोग क्लियर है सर, सब क्लियर है। तो मजा आता था, समझे? और नेक्स्ट डे सर पहला दिन तो थोड़ा गुस्से में खाली पूछते थे, समझ आया ना, तो बच्चा बोलता था यस सर। नेक्स्ट डे डंडा सिर्फ रख देता था, समझ में आया था ना कल, याद है ना? तो हम लोग को डंडा देख के फिर सब रिकॉल हो जाता था, अचानक से हम लोग बोलते थे यस सर, ऑल क्लियर। इसके बाद हम लोग वो चीज भी बता देते थे जो सर पढ़ा ही नहीं थे। सर बहुत अच्छे थे, उनका नाम था दीपक सर। तो अभी यहाँ तक का कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब भाई 2 बार देखिएगा, समझे? जैसे ऐसा समझिए ना कि डायबिटीज पेशेंट को जैसे चीनी नहीं पचता है ना, वैसे विद्यार्थी को एक दिन में ज्यादा ज्ञान नहीं पचता है। तो क्या करना होता है, मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट तो क्या करेगा, तो आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा, टाइम लगेगा। मैंने काला चश्मा, अरे काला चश्मा नहीं है, पीला चश्मा है, इसलिए थोड़ा मतलब बीच बीच में हम मेला वाला चश्मा जैसा भी लगता है हमको, पूरा पीला पीला दिखता है, ऐसा लगता है बहुत धूप है। समझे? एक तो ये बाल उधर से पंखा चल रहा है, बार बार मेरा बाल खराब हो जाए। गुड। हम क्या बताएं, इतना फैला दिए हैं। आप कभी ऐसे फैला के पढ़े हैं बोर्ड पे? आप में से कितने लोग हैं जो हाजीपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं? जस्ट टेल मी। हम लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास हम लोग शुरू करें, और ये ऑफलाइन गाड़ी क्लास का एवरेज आपके है लाइफ का। 18, पेट्रोल हाँ, का दाम दे दीजिएगा। गाड़ी का एवरेज है 18, ये पेट्रोल का दाम दे ऐसा दीजिएगा, आ कहाँ जाएंगे। सुने हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट को आने का गाड़ी का एवरेज का पैसा देता है? वो तो हाँ, साइकिल से आइए तो गुड। हाँ, एक जरूर अगर आपके लिए हम फेवर कर सकते हैं, अगर आप इतना दूर से आएंगे मेहनत करके, तो मेरे पास एक साइकिल पड़ा है, आप उसको ले जाइए, ले आइए, दैट्स फाइन, चलेगा। ठीक है? ये लोग को डर भी ट्रेस नहीं भी कहाँ लगता, से आ सकता है? शर्म तो छोड़ दीजिए। हाँ, क्या? एक बार सिर्फ ले लें जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। हाँ तो भाई टेस्टिंग का टाइप सुनो, बाद में नहीं बोलना कि टेस्टिंग नहीं होता, जांचने का बतेवे नहीं की। तो टेस्टिंग होता है अलग अलग, एलएफटी, सीबीसी, अरे सॉरी ये तो मेडिकल वाला, इधर दूसरा सब है। किसी को पता है एलएफटी क्या होता है? आप लोगों को तकलीफ नहीं होना, पता नहीं चला। एलएफटी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें आपको लीवर का सारा केमिकल जांचता है। सीबीसी होता है कंबाइंड ब्लड, अभी पता नहीं हमको सी का मतलब नहीं पता। एक होता है केबीटी, या फिर केएफटी होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, और पता नहीं क्या क्या था। दुनिया भर का टेस्ट हम रट चुके हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट, आईजीजी, कूप टेस्ट, इनकूप टेस्ट, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। और अभी तक भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो बोलेगा आप कुछ नया टेस्ट करेंगे। हमको तो लगता है जितना दिन हम हॉस्पिटल नहीं जाते उतना दिन में वो कोई नया टेस्ट बना लेता है। चलो ये वाला करके देखते हैं। हाँ तो टेस्टिंग में देखिए, आपको पहले तो पढ़ना है टाइप्स। टेस्टिंग का अलग अलग टाइप है, टेस्टिंग का अलग अलग टेक्निक्स भी है। तो टाइप है 4 गो। पहला टाइप क्या है? यूनिट टेस्टिंग, जिसमें आप हर मॉड्यूल जो इंडिविजुअली बनाए थे उसको टेस्ट करते हैं कि वो मॉड्यूल अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि एक मॉड्यूल हो गया जो
किसी क्या बोलते हैं, मतलब एक मॉड्यूल है जो कि क्या करता है, सम कैलकुलेट करता है, बस सारे मार्क्स का सम करता है। तो सिर्फ एक यूनिट को इतना टेस्ट करके देखेंगे कि ये सबका मार्क्स टोटल कर पा रहा है और सही टोटल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या ये बात समझ में आया? इसको जाना है नीट का पेपर देने। सर इसमें भी लिख दीजिएगा कोमल, क्या कह रहा है? अच्छा, मेरे पीछे चैट में ये सब चल रहा है कुछ, ईवी स्कूटी। ओ ओ, क्या लिखा है? ईवी स्कूटी? जिसान बोला है पापा को क्या कि हमको बैटरी वाला स्कूटी खरीद दीजिए नहीं तो हम फेल कर जाएंगे। तो एक काम करना, एग्जाम से पहले ही, रिजल्ट से पहले ही ले लेना। अब पूरा प्रेशर बना देना कि रिजल्ट से पहले ही दे दीजिए, उसके बाद तो मजा नहीं है। कहिएगा कि रिजल्ट आने के बाद कहीं मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया तो कहीं सुपर बाइक वगैरह नहीं दिलाना पड़ता है। अभी ठीक है, दिलवा दीजिए, बहुत बढ़िया लिख के आए। समझे? तो माहौल ऐसा बनाइए ना, मतलब पहले से ऐसे बताइए कि अगर ऐसा सोच के देखिए कि अगर हम टॉप कर गए तो आप ऐसा एक तो केटीएम सुपर बाइक वगैरह दिला दीजिएगा, तो पिताजी को तुरंत लगेगा कि कुछ बड़ा है। तो जब आप थोड़ा सा बोलेंगे ना कि देखिए बाद में अगर रिजल्ट के बाद दिलाइएगा तो उसके हिसाब से दिलाना होगा कुछ तगड़ा, तो अभी सस्ते में निपट जाएगा, स्कूटी दिला दीजिए तो इससे तुरंत मिलेगा। मैं बुलेट बुलेट दिलवा दीजिए ना, अब बुलेट। बुलेट का दावा ठोक के रखो, इतना अच्छा लिख के आए कि रिजल्ट के बाद तो आपको बुलेट दिलवाना होगा, तो दावा तगड़ा ठोकोगे तो अभी तुरंत स्कूटी मिल जाएगा। सुनिए ना, GT 650। ये क्या है? रैम उनका मॉडल है क्या? बुलेट का ही मॉडल है। 350 हम नहीं, नहीं 650 जानते हैं है। भाई, हम बुलेट नहीं जानते, हम गोली बुलेट का बात कोई नहीं फायदा नहीं है भाई, इंजन इतना गर्म होता है 11-12 का एवरेज देगा, कोई फायदा नहीं है। ये 3 बेकार है। किलोमीटर 4 किलोमीटर चलाओ धूप में पूरा इंजन गर्म होकर पैर गर्म कर देता है। जो 9 इतना रुपया दिया नंबर है लाने वो का फायदा गाली दे क्या रहा हुआ? होगा आप लोग को कि लोग क्या करवा रहा है, पढ़ाई नहीं होने दे। और मेरे को भी बोल ही रहा और होगा सर देख लिए। इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी कहिए करवा लेगा, सुपर बाइक लेगा सुनो, तो। तो यूनिट टेस्टिंग ये था ना कि हर यूनिट को टेस्ट कीजिए कि साइलेंसर ठीक से धुआं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो स्पार्क प्लग है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टंकी में तेल ठीक से भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, चू तो नहीं रहा है, ब्रेक ठीक से लग रहा है कि नहीं, चाप रहा है कि नहीं चाप रहा है। क्या ये बात समझ में आया? यूनिट टेस्टिंग का मतलब हर सिंगल यूनिट या हर सिंगल मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना है कि वो अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर पा रहा है या डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल को साथ लाके और उन दोनों को साथ में जो गोल अचीव करना है वो हो पा रहा है कि नहीं। जैसे स्पार्क प्लग अपना स्पार्क तो जनरेट कर रहा है और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, इग्निशन से वो जो भी इंजन है वो स्टार्ट होता है। तो आपको अब दोनों को साथ में मिला के देखना है कि स्पार्क प्लग और ये दोनों साथ में मिला के इंजन स्टार्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि आप दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके या दो या दो से ज्यादा यूनिट्स को इकट्ठा करके टेस्ट करते हैं कि ये दोनों साथ में अपना गोल अचीव कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा क्या है इंटीग्रेशन के बाद? सिस्टम टेस्टिंग। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये सिस्टम अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम आपने रिक्वायरमेंट डिजाइन करी, सॉरी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करी थी या गोल्स डिसाइड करी थी, वो सब ये सिस्टम अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या ये बात समझ में आया? तो अगर वो कर पा रहा तो आप बोलेंगे सिस्टम टेस्टिंग पास हो गया, सॉरी पास नहीं, पास। लास्ट है सिस्टम टेस्टिंग के बाद क्या? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली ये क्लाइंट के सामने करके ये दिखाया जाता है कि देखिए जो आपका ओल्ड सिस्टम था वो अब हटा रहे हैं हम लोग, और सॉरी वो हटाने से पहले एक बार डिप्लॉयमेंट से पहले टेस्ट कराए थे कि देखिए ये सब मॉड्यूल सब ठीक काम कर रहा है। तो बेसिकली ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसलिए किया जाता है कि क्लाइंट ये क्या बोलते हैं, कंफर्म करे कि जो गोल मेरा रिक्वायरमेंट्स जो भी था, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव्स था, वो ये सिस्टम अचीव कर पा रहा है। इफ क्लाइंट सेज कि हाँ ये एक्सेप्टेड है तो एक तरह से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पास हो गया। क्या ये बात समझ में आया? अब टेक्निक्स की बात करते हैं। टेक्निक्स में एक होता है, बताते हैं क्या पहला टेक्निक्स क्या था, मैं बता दो। देखिए, एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग,
व्हाइट बॉक्स मतलब क्या होता है पता है? उजला टेस्टिंग। एक होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग मतलब सांवला टेस्टिंग, और एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब कलवा टेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसा समझिए, व्हाइट बॉक्स मतलब दिन में टेस्ट होता है, ग्रे बॉक्स मतलब शाम में टेस्ट होता है, और ब्लैक बॉक्स मतलब पूरा अनहार में। क्या ये बात समझ में आया? टेस्टिंग का 3 टेक्निक, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि आप हर कोड को, हर लाइन ऑफ कोड को वेरीफाई करते हैं, मतलब कोड को लाइन बाय लाइन वेरीफाई किया जाता है। क्या ये बात समझ में आया? मतलब हर कोड, इफ एल्स ब्लॉक, वेरिएबल, वेरिएबल का वैल्यू, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, हाइंटर जितना है सबको कोड को टेस्ट कीजिए। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कुड बी ओनली डन बाय अ प्रोग्रामर, आपके मेरे जैसा, क्या बोलते हैं उसको, प्रेम पसंद इंसान, प्रोग्रामर, वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। समझें? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वही आदमी कर सकता है जिसके पास प्रोग्रामिंग का एटलीस्ट जी तक पता हो। मतलब अब ग्रे बॉक्स पे आते हैं। ग्रे बॉक्स क्या होता है? अच्छा, ग्रे बॉक्स को छोड़ के पहले ब्लैक बॉक्स समझिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है पता है? सिर्फ इनपुट देते हैं, 2 4 आ गया, वाह खुश हो गया, बढ़िया काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इनपुट देते हैं और उसके लिए डिजायर्ड आउटपुट अगर मिल रहा है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पास। क्या ये बात समझ में आया? हसन हरिया में बुलाएं कि राहुल, और राहुल आ गया तो पास। बुलाएं कि क्या बोलते हैं, लड़की का नाम नहीं, लड़का को सोचते हैं क्या होता है। हाँ, अगर मान लीजिए आप बुलाएं कि रमेश, तो रमेश आ जाए तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पास। व्हाइट बॉक्स ये होता है कि आप दिन में उसका हाथ पैर आंख कान देख के आधार कार्ड से अंगूठा लगवा के तब वेरीफाई करें कि पक्का तो रमेश ही है। समझें? क्या ये बात समझ में आया? उसको इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन उसका कोड टेस्ट कर, उसका डीएनए टेस्ट तक कर लिए कि है राहुल की नहीं है। दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दिस कुड बी ओनली डन बाय अ प्रोग्रामर। एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है ना, बस मिला जुला वर्जन। ऐसा समझिए जैसे थोड़ा बहुत कोड देखना जानता है, ऊपरे ऊपरे से कोड देखा, थोड़ा बहुत इनपुट आउटपुट कर लिया, दैट इज अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। ये भी कोई बताने का बात है। सांवला क्या होता है? करिया और उज्जर का सिम, मतलब करिया और उज्जर का मिश्रण। मान लीजिए किसी के पापा मतलब ब्लैक होंगे अफ्रीका से, और किसी का वो क्या बोलते हैं, मम्मी जो है स्पेन फ्रांस से मान लो गोरे होंगे, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, सांवले होंगे। मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। सो दैट्स समथिंग मतलब अननेसेसरी टू डिस्कस, स्किप दैट। इसके अलावा एक और होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टेजेस ऑफ टेक्निक, स्टेजेस बोलते हैं, या फिर बेस्ड ऑन स्टेज टेस्टिंग का अलग अलग टाइप है। 3 गो टाइप होता है। एक होता है अल्फा टेस्टिंग, ठीक है, और एक होता है, ऐसे लिख दे क्या, अल्फा टेस्टिंग, और एक होता है बीटा टेस्टिंग। आप लोग कभी प्ले स्टोर पर कोई ऐप का देखे हैं कि बीटा टेस्टिंग अवेलेबल, प्लीज इंस्टॉल दिस? मिला कि नहीं देखा है? अरे कोई कोई पबजी का बीटा इंस्टॉल कर लिया और पता चलेगी मतलब पानी में आग लगा दिया। तो बीटा इमुलेटर टेस्टिंग में होता है, इमुलेटर में होता है। क्या होता है? अरे वो नहीं पता। बीटा टेस्टिंग का मतलब होता है, पहले अल्फा टेस्टिंग समझिए। अल्फा टेस्टिंग ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाए तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को क्या बोलते हैं, देते हैं टेस्ट करना कि हाँ देखो तो चलता है कि नहीं चलता है। जैसे आप कोई जहर बनाए, ठीक है, आप बहुत अच्छी कंपनी, आप जहर बनाए तो आप पहले अपने कंपनी के कुछ लोग को दे के देखेंगे कि मरता है कि नहीं मरता। तो अगर पास हो गया तो ठीक है, मर रहा है। फिर बीटा टेस्टिंग आता है, बाप रे यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो हमको तो पता चला बैन कर देगा, फांसी करवा। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है? बीटा टेस्टिंग में आप नॉर्मल मार्केट में इसको उतारते हैं, यानी सारे पब्लिक के लिए नहीं, बट कुछ पब्लिक के लिए, मतलब 100 200 या 500 लोगों को देते हैं कि टेस्ट करके देखिए तो किससे के ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाके फोन कीजिएगा। तो दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई नया फीचर आता है तो पहले उसको अल्फा टेस्टिंग किया जाता है, यानी उसके जो टीम के लोग होते हैं वही लोग चला के देखते हैं मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को गाली बकने के बाद वापस उधर से गाली रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा कोई फीचर बना दिया कि इधर से आप गाली बके उधर से ऑटोमेटिक 4 को बक दे। तो ये कोई फीचर बनाएगा तो खुद पहले टेस्ट करेगा अपने दोस्तों में, इफ इट इज वर्किंग
वो क्या करेगा, पहले 500 लोगों को मौका देगा। मान लीजिए इंडिया में कोई 500 जाहिल लोग ढूंढ रहा है, बोला आप लोग टेस्ट करके देखिए तो कि कोई आपको गाली बके इधर से 4 बग देगा। तो बीटा टेस्टिंग, और बीटा टेस्टिंग के बाद क्या कर दिया जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट रोल आउट कर दिया जाता है फॉर ऑल यूजर्स। क्या ये बात समझ में आया? अल्फा टेस्टिंग होता है इंटरनल यूजर के लिए, बीटा टेस्टिंग क्या होता है, कुछ लिमिटेड यूजर्स के लिए, और उसके बाद तो भाई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं, सब लोग यूज करो, जाओ उसको नंगा कर दो प्रोजेक्ट को। क्या बोलते रहते हैं हम। क्या आज के क्लास में आपको जितना भी हम बताएं याद हुआ कुछ? क्या कह रहा है अन्नू, आपका सीट कहाँ है? मैंने भी ढूंढा है, आप नहीं मिले अन्नू। ये लोग अन्नू ढूंढने आता है कि क्लास करने आता है बाबू? जब भी थोड़ा देर चैट नहीं देखो, पता नहीं चैट में इतना सारा बात हो जाता है, हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। 9 रुपीज के लिए कल देने के लिए। अनीस बाबू क्या कहें आप बताइए। अनीस बाबू मेरा फेवरेट विद्यार्थी है, अगर बात पढ़ने का हो तो मेरा फेवरेट विद्यार्थी अनीस है। सेकंड सेमेस्टर में फेवरेट इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि सब लोग प्यारा है उसमें, मतलब किसी एक को बोलेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। फोर्थ में तो क्लियर है कि अनीस ही है, बाकी सब नहीं पढ़ता है, ऐसा खुल के कहा जा सकता, समझे? फोर्थ में ऐसा मतलब है नहीं कि अनीस सुपर हीरो है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, सेकंड वालों से बहुत आगे, बाकी सब नहीं पढ़ता, मतलब बाकी सब अंधा सर है इतना इसलिए कट अंधा करके और कान्हा रुचिका है। जी को भेज देना जरूरी है। क्या? इतना वो भी कट करके नहीं उसका पढ़ती है, वीडियो रुचिका जी अपना को पढ़ती भेज होगी घर पे, वो हम नहीं जानते, बट क्लास में नहीं आती है वो। उसके बारे में भी बोल दीजिएगा, किसी से डरते वरते नहीं है आप। तो सॉरी, भैया एक ये वाला भी एक बात है, काटना, तो ये क्लिप में हम सॉरी बोले ये भी डालना। हाँ क्या? आपका भैया आपका चश्मा देखकर मिस्टर इंडिया का फिल्म याद आ यही गया बोलने अनिल तुम कपूर आए का। थे, उस समय से कहाँ थे दोस्त? और ये थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया मेरे को। कोई बात नहीं है, आधा घंटा में तो आधा क्लास पार हुआ है, अभी काहे टेंशन ले रहे हैं। अब थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, सॉफ्ट ना, सॉफ्ट नहीं मिल रहा है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। मजाक मजाक में लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, एक जमाना याद था जब हम लोग को मैट्रिक्स मैट्रिक्स करवा रहे थे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख लेना, फिर एसडीएलसी देख लेना, और इसका सारा मॉडल अभी बोलेंगे तो आप लोग, अभी हम बताएंगे मॉडल के बारे में। फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें एसआरएस बताना है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। बताओ, नहीं बता पाओगे क्या? बोलो, बोलते काहे नहीं हो? फिर आता है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, ये आप लोग को भी पढ़ना है, फास्ट इंटरव्यू, क्वेश्चन आया, डायरेक्ट इंस्पेक्शन, ये सब। फिर डेटा फ्लो डायग्राम, इसको भी और अच्छे से बताएंगे, ईआर डायग्राम और अच्छे से बताएंगे। सिस्टम डिजाइन, इसमें पता नहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ दिया है। बट फिर टेस्टिंग है, इसमें आप देखिएगा क्या क्या पूछे हुए। टेस्ट प्लान, बाप रे बाप मत पूछो। टेस्ट प्लान क्या होता है ना, टेस्ट प्लान ये होता है कि क्या क्या चीजें, मतलब टेस्टिंग का पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं टेस्टिंग से पहले, उसको टेस्ट प्लान बोलते हैं। टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस आपका होता है सेट ऑफ इनपुट जो आप डाल डाल के देखने वाले हैं। क्लियर है? फिर आता है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, अल्फा बीटा गामा है। अच्छा, लेवल में यूनिट्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। टेक्निक में आता है व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। पाथ टेस्टिंग क्या होता है? फ्लो ग्राफ नोटेशन, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, पता नहीं क्या है, ऐसा मत पढ़ना, ठीक है? फिर मेंटेनेंस में आता है, हम खोले हैं इसलिए देखिए, हमको मेंटेनेंस थोड़ा सा देख के बताना। हमको 2 ही मेंटेनेंस याद है, एक प्रिवेंटिव और करेक्टिव। अब एक फिक्सिंग विक्सिंग पता नहीं क्या होता है, देख के बताएंगे अभी। कितना बार मेंटेनेंस वर्ड आएगा? ये तो 2 नंबर क्वेश्चन में हर जगह मेंटेनेंस में आ गया। 11 नंबर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सबको पूछेगा, दोनों सेमेस्टर में कॉमन बात है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, मतलब सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, अपडेट करना, करेक्ट करना या इंप्रूव करना आफ्टर डिप्लॉयड, यानी प्रोसेस को जब सॉरी
रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट समझ गए वैसा डिजाइन बनाए, ठीक है। इम्प्लीमेंट, अरे रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब आप शुरू से एक बात समझो, मान लीजिए किसी कुर्सी बनाने वाले को बुलाएंगे तो पहले वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस देखेगा, बोलेगा पुरानका कुर्सी है उस पर कितना लोग बैठ सकता है, कितना उसका लंबाई चौड़ाई है, जो नेक्स्ट कुर्सी हमको नया बना के देना उस पर कितना लोग बैठना चाहिए, कितना वजन इसको सहना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट एनालाइज किया। फिर वो सिस्टम डिजाइन बनाएगा, मतलब घर जाके एक कॉपी पे ये बनाएगा कि काय को पौवा डालेंगे कुर्सी में, मान लीजिए वो 4 की जगह 9 को पौवा डाले, ठीक है। वो कुर्सी में गद्दा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, गद्दा नीचे लगाएगा कि ऊपर लगाएगा, तो ऐसा बहुत सारा बात वो डिजाइन में डिसाइड करेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन में आता है, बेसिकली डिजाइन में वो कंपोनेंट डिसाइड करेगा कि एक कंपोनेंट ऐसे लंबा वाला होगा, एक ऐसे वाला होगा, एक ऐसे वाला होगा, सबको ऑर्गेनाइज कैसे करना ये भी डिसाइड करे, मतलब डिजाइन विजाइन पूरा बनाएगा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, लकड़ी काट काट के वैसा एक स्ट्रक्चर कुर्सी बनाएगा। टेस्टिंग में होता है कि उसको बैठ के उस पर कूद के, आपने देखे हैं मेला में नहीं, रोड पे कुर्सी बेचने आता है, ऐसा दोनों पौवा पे दोनों हाथ रखने वाले फुट रेस्ट, इसको हैंड रेस्ट बोलता है ना, हैंड रेस्ट पे खड़ा होकर दिखाता है, ये देखिए नहीं टूटा। तो वैसा टेस्टिंग वेस्टिंग जितना भी उसका होगा टेस्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, यानी कि वो उस आदमी के घरे कुर्सी दे आएगा कि लो बैठो इस पे। अब फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की जरूरत तब पड़ती है जैसे वो आदमी बोल दिया कि इस पर 6 आदमी का सीट है, अब कुर्सी मतलब कुर्सी मत समझिए, सोफा समझ लीजिए, ठीक है। तो इस पे 6 आदमी का सीट है, तो बोल दिया कि एक और सीट का इसमें जुगाड़ करके थोड़ा सा इसको इधर हैंड रेस्ट को बढ़ा के बनाइए, तो एक तरह का क्या है, इंप्रूवमेंट करने का जरूरत है। या फिर ऐसा हो गया कि कोई टूट ही गया, कोई बैठा, मतलब मान लीजिए कोई फूफा बैठे और टूट गया, इन दैट केस क्या है, वो ठीक करने का जरूरत है। तो यही बात है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को करेक्ट करना, इंप्रूव करना, नया फीचर ऐड करना, सॉफ्टवेयर को नया हार्डवेयर या नया ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अडेप्ट करवाना, ठीक है। सॉफ्टवेयर का रिलायबिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़ाना, रिलायबल मतलब ज्यादा भरोसेमंद हो पाए और यूजेबिलिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो पाए। आप लोग भी अपना यूजेबिलिटी कम कीजिए, यूजेबिलिटी का मतलब होता है कोई आपको इस्तेमाल कर रहा हो, तो कोई ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है ना तो उसको बोलिए ये 80 बेवकूफ नहीं हैगा, मतलब हम लोग बेवकूफ नहीं है। हमको पहले बहुत लोग इस्तेमाल कर लेता था, इस्तेमाल नहीं कर लेता मतलब कभी कभी हम कुछ कर देते थे तो मेरा हमको लगता था फायदा उठा के, बाद में हमको टेंशन हो गया, बोले अरे तेरी तो हम यूजेबल ज्यादा हो। बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का। देखिए 4 टाइप का मेंटेनेंस है, हमको 2 ही को याद था, करेक्टिव, प्रिएम्प्टिव। अब ये अडेप्टिव और परफेक्टिव अभी हम बताएंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड to fix errors, bugs discovered after the software has been released। हाँ, तो करेक्टिव मेंटेनेंस वो होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के रिलीज होने के बाद उसमें एरर्स या बग्स फिक्स करते हैं। एग्जांपल, एक लॉगिन एरर या फिर एक कोई कैलकुलेशन बग इन बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब लॉगिन एरर फिक्स करना या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है तो उसको फिक्स करना एक तरह का करेक्टिव मेंटेनेंस है। क्या ये बात समझ में आया? समझ में नहीं आया क्या? अडेप्टिव क्या होता है? अडेप्टिव में होता है इज परफॉर्म टू मॉडिफाई सॉफ्टवेयर सो दैट इट कैन वर्क इन अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। अब ये अडेप्टिव का मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई नया हार्डवेयर लग गया, पहले थोड़ा भारी भारी कंप्यूटर था, गरीबी आया, पुराना कंप्यूटर बेच दिया और सस्ता वाला कंप्यूटर ले आया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को थोड़े मॉडिफाई करना पड़ेगा इस गरीब जगह पे भी चले। इसको अडेप्टिव मेंटेनेंस को कुछ ऐसा समझिए कि पहले आप जो कुर्सी मतलब ये जो सोफा बना के दिए थे, कुछ दिन बाद उसको गरीबी आया तो वो क्या कर दिया, छोटे से घर में शिफ्ट हो गया, अब बोला कि इसको काट के छोटा कर दो कुर्सी को, तो ये एक तरह का अडेप्टिव मेंटेनेंस है। समझ में आया? नए एनवायरनमेंट के हिसाब से सिस्टम को मॉडिफाई किया जा रहा है। चलो थोड़ा पॉजिटिव भी बात करते हैं। मान लीजिए वो अचानक उसका लॉटरी लग गया तो बड़ा सा महल में जा रहा है, तो उस केस में वो बड़ा करेगा कुर्सी को। परफेक्टिव होता है इंप्रूव द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और यूजेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय एडिंग न्यू फीचर एंड इन क्या बोलते हैं इनहैंसिंग एग्जिस्टिंग वंस। परफेक्टिव में एक्चुअल होता है कि आप नया फीचर ऐड कर रहे हैं या फिर पुराने फीचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पुराने फीचर को इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब थोड़ा अपडेट कर रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। ये जैसे कि एग्जांपल है कि आप डार्क मोड ऐड कर दिए एक ऐप में। अडेप्टिव का एग्जांपल ये था कि एक सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करवाना ताकि वो विंडोज 12
बाप रे बाप, विंडोज 12 को सेट, पता नहीं एआई से नोट्स लिखवाए, हमको लग रहा है फ्यूचर में चला गया, विंडोज 12 आया भी नहीं है लिख दिया है। हमको लग रहा है 100 साल आगे का, कुछ 100 साल नहीं तो कम से कम 5 साल आगे का आंसर लिखा है। आप लोग विंडोज 11 लिखिएगा। फिर परफेक्टिव मेंटेनेंस समझ गए। प्रिवेंटिव क्या होता है? इज परफॉर्म टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, इंप्रूविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि फ्यूचर में अगर कुछ लगा कंपनी को कि इसमें प्रॉब्लम आ सकता है सॉफ्टवेयर में, तो उसको फिक्स करता है। जैसे कि रीफैक्टरिंग द कोड टू इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड रिड्यूस फ्यूचर मेंटेनेंस एफर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोड को रीफैक्टर। कोड रीफैक्टरिंग का मतलब ये होता है ना कि पहले आप क्या किए थे, 4 ही फाइल में सारा कोड रखे हुए थे, 4 फाइल में। बाद में आप क्या किए कि सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो अलग अलग फोल्डर में रखेंगे, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीज से रिलेटेड कोड को अलग अलग फाइल में रखेंगे। तो ये कोड का पूरा स्ट्रक्चर जो चेंज कर दे, इसको बोलते हैं रीफैक्टरिंग करना। तो इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब कोड का रीडेबिलिटी बढ़ेगा। जो बाद में पर्सन कोड देखने आएगा, नया इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको देखने में आसानी होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा। एग्जैक्टली जिस मॉड्यूल में दिक्कत होगा उसको फिक्स करेंगे। समझ में आया? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का स्टेप क्या होता है? पहले होता है चेंज रिक्वेस्ट, रिसीव मेंटेनेंस रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड और डेवलपर, यानी यूजर से या डेवलपर से आपको रिक्वेस्ट आएगा। फिर एनालाइज कीजिए, एनालाइज द रिक्वेस्ट टू चेंज एंड एस्टिमेट इट्स इम्पैक्ट। पूरे रिक्वेस्ट को एनालाइज कीजिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा एनालाइज कीजिए। फिर डिजाइन कीजिए, मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर डिजाइन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको कुछ पूरा डिजाइन बनाने का जरूरत है नए फीचर के लिए तो डिजाइन बनाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए और उसको डिप्लॉय कर दीजिए। पल्ले पढ़ो। अरे बेसिकली एसडीएलसी वाला ही लगभग काम है। अब इसमें वही बात है, करेक्टिव क्या है? फिक्स पुराने एरर को सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल की कोई लॉगिन फिक्स करना। एडेप्टिव क्या है? नए एनवायरनमेंट में, यानी माहौल बदल गया तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, जैसे नए ऑपरेटिंग के सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट करना। परफेक्टिव क्या होता है? परफॉर्मेंस या फीचर इंप्रूव करना, जैसे कि एक नया डार्क मोड ऐड कर देना। या फिर पहले क्या होता था, आपके एक बैंक का टोटल बताता था, फिर आप एक नया फीचर ले आए कि आपके बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, वो मतलब करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सबका टोटल एक जगह बता रहा है। वाओ, व्हाट इज द फीचर। फिर होता है प्रिवेंटिव, यानी फ्यूचर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, जैसे कोड रिफैक्टर करना। ये सब क्या है? प्रिवेंटिव का एग्जांपल है। क्लियर है? शायद इसमें आप लोगों को केस टूल है क्या? केस टूल होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड, ध्यान रखना, एडेड मतलब होता है इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। इसमें बहुत सारा होता है, अपर केस, लोअर केस टूल, इंटीग्रेटेड केस टूल, एडवांटेजेस वगैरह है। फिर ये नोट है सीएमएम पे, क्या है? देखिए ये जो है ना, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वी मॉडल मेरा फेवरेट मॉडल है, क्योंकि इसमें आप जो यूनिट टेस्टिंग और ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग पढ़ते हैं, सब इसमें डायरेक्ट यूज होता है। आज का क्लास यहीं रहने दे क्या? नहीं तो कल पता चलेगा मेरा मुंह देखने का मन नहीं करेगा। आप लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे वो मीम है ना, सच में रहने दे क्या? गिरधारी दिल से बोल रही हो? वो सॉरी बोल रहे हो। तो आज वाला जितना बताए थे समझ में आया था कि नहीं आया था? ईमानदारी से बताना। सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अभी डिस्प्रेशन में है जी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन सर बाहर निकलिए डिप्रेशन से।
अरे हम चला के चले गए थे। डिप्रेशन डिस्प्रेशन में अंतर है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हो। डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक डिप्रेशन मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, ओके माँ कसम। डिप्रेशन हो गया, क्लास खत्म। खुद लग रहा है क्लास खत्म।